चलो जी, करें स्टार्ट। कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बस भाई, जो जो अब हम लोग कर रहे हैं वो ढंग से पढ़ लो, ठीक है? अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बार बार यही कह रहे हैं आपको। तो अपना पूरा कंसंट्रेशन रखें पढ़ाई के ऊपर। हम लोग जीएसटी स्टार्ट करेंगे। तो जीएसटी निकाल लो एक बार। जीएसटी में रूल नंबर 31 कैपिटल ए भी हमने कर लिया था, 32 से स्टार्ट करना था। 32 से हमें स्टार्ट करना था। वैल्यूएशन अंडर जीएसटी। अच्छा, एक चीज और है भाई, जो बात करेगा ना मैं क्लास से निकालने वाला हूँ। मैंने नीचे रिसेप्शन में बोल दिया है कि मेरी क्लास में अगर किसी ने बात की मैं उसे क्लास से बाहर निकाल दूंगा, और फिर मैं क्लास में एंट्री तभी अलाउड करूंगा जो उसके मम्मी पापा मेरे से बात कर लेंगे। तो अदरवाइज मत लेना, क्योंकि मैं जून के लिए बहुत सीरियस हूँ। मैं चाहता हूँ जो बच्चे जाएँ पेपर देने वो पास हो जाए, बस इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, पहली बता दूँ। और ये सब आपकी भलाई के लिए है। तो वैल्यूएशन अंडर जीएसटी लेक्चर नंबर कौन सा? ये वैल्यूएशन का 3rd लेक्चर है और जीएसटी का लेक्चर नंबर 20 चला गया, 22 चला गया। लिख लिया करो ना, लिखते क्यों नहीं? कॉपी में लिखो, वहां पे ये चीजें लिखनी है आपको। और एक बार अगर रिकैप करा दूं तो क्या था वैल्यूएशन चैप्टर? वैल्यूएशन चैप्टर में दो बातें थी, बताओ। एक तरफ क्या थे? सेक्शन, और दूसरी तरफ रूल्स। वेरी गुड। सेक्शन की बात करें तो 3 सेक्शन थे, 15(1), 15(2), 15(3). 15(1) के अंदर बोला था AV इज इक्वल टू TV, इसके अंदर 5 एडजस्टमेंट और इसके अंदर आपका डिस्काउंट। एनी डाउट? इसके अंदर आपको बोला था कि अगर 15(4) लग रहा है तो आपको रूल में जाना है, और हम रूल में आ गए थे। रूल नंबर 27 से 35 तक के रूल। और एक जो सेक्शन 15(5) था उसमें तो क्या हो रहा था आपको पता ही है, 31A 32 है ना? कौन सा रूल था यहाँ पे? 32 रूल लग रहा था यहाँ पे। फिर इसके अंदर भी हम लोगों ने किए थे कि बहुत आसान है, 3 ही पार्ट के अंदर डिवाइड है, 27, 28, 29, और 30 और 31 सभी में कॉमन है। 30 और 31 सभी में कॉमन है। और ये जो दोनों थे ये स्पेसिफिक थे, ये रिलेटेड पार्टी के लिए थे, डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए थे, ये प्रिंसिपल और एजेंट वाला था। हो गया बस, मेरे ख्याल से इसके अलावा कुछ नहीं किया था। तो उसके आगे आज 31 के आगे रूल नंबर 32 में आना है। तो रूल नंबर 32 देखेंगे कि रूल 32 क्या है, ठीक है? ये रहा हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। हम इस पूरे चैप्टर में निकाल क्या रहे हैं प्रज्ञा? वैल्यू निकाल रहे हैं। ओनली क्या निकाल रहे हैं बेटा? वैल्यू निकाल रहे हैं। कुछ सप्लाई है जिनकी हमें वैल्यू निकालनी है, किस रूल के अकॉर्डिंग? 32 के अकॉर्डिंग। कौन कौन सी सप्लाई है?
अगर रूल 32(1) की बात करें तो ये क्या कहता है कि ये ऑप्शनल है सप्लायर के लिए। जितने भी रूल यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो सारे रूल क्या है, ऑप्शनल हैं। किसके लिए? सप्लायर के लिए, मतलब उसकी मर्जी है। तो रूल नंबर 32 सब रूल 32 मतलब 2 क्या कहता है, मनी चेंजिंग के लिए, है ना। हम लोग मनी एक्सचेंज करवाते नहीं कराते, अब है हम लोग मनी एक्सचेंज कराते हैं तो उसके अंदर क्या रूल लगेंगे। हम लोग एयर ट्रैवल एजेंट से अपनी टिकट बुक करवाते हैं बाहर जाने की, तो उसके लिए क्या रूल लगेगा। हम लोग लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर है, जैसे LIC की कंपनी है, ICICI है, ICICI पोटेंशियल है, हाँ इसमें SDFC है, लाइफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनीज किस तरीके से GST चार्ज करती हैं वो यहाँ पे बताया हो गया। और 5 के अंदर क्या बताया गया है, जहाँ पे हम लोग सेकेंड हैंड गुड्स की क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो कितने हो गए हमारे पास, देखा जाए तो सीखने के लिए ये 4 ही है, क्योंकि रूल 32 सब रूल 1 में क्या बता रहा है, ऑप्शनल है। और उसके बाद रूल 32(6) भी देखेंगे। 6 के अंदर देखो वाउचर का केस है। आपको पता है रिलायंस ट्रेंड आप जाते होंगे, वाउचर मिलते होंगे। और 7 के अंदर डिस्टिंक्ट पर्सन है, बस खत्म। टोटल 7 हैं, ये टोटल ये 7 हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 32 सब रूल 1 क्या बोलता है, ऑप्शनल है। तो इसके नोट्स बना लेते हैं, बढ़िया बढ़िया। यहाँ से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं हैंड रिटन नोट्स बनवा रहा हूँ बस वो पढ़ लो, कहानी खत्म। चलो जी आ जाओ। रूल नंबर 32 ऑफ CGST रूल्स 2017। तो रूल 32 सब रूल 1 क्या कहता है, इट इज ऑप्शनल फॉर सप्लायर। तो ये रूल क्या है बेटा, ऑप्शनल है। मतलब सप्लायर को ये रूल अप्लाई करने तो करे, नहीं कर रहे तो जो बने हुए हैं वो कर ले, ठीक है। नहीं करने तो जो बने हुए हैं वो रूल अप्लाई कर ले। आज रूल 32 के अंदर ही देखेंगे सब रूल 2, रूल 32 के अंदर ही देखेंगे सब रूल 2। और रूल 32 सब रूल 2 के अंदर क्या बोला गया है, परचेस और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। परचेस, अच्छा ये दिखता नहीं है भाई, परचेस और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। FC मतलब फॉरेन करेंसी, हाँ मैं FC का बहुत यूज करने वाला हूं अभी। FC का मतलब रहेगा फॉरेन करेंसी, FC का मतलब रहेगा फॉरेन करेंसी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल और परचेज कर रहे हैं। किसकी सेल और परचेज कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी की। तो हमें उसके अंदर क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। और वैल्यू निकालने के बाद उसके ऊपर क्या लगा देंगे, GST। तो हमें अगर वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। 2 ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। हाँ ऊपर का रह गया भाई, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ये तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है अभी तक। अच्छा आपको नहीं बताई मैंने एक बात, असली में जैसे मेरा भी सेंटर है तो 7th क्लास मैं बच्चों से मिलता हूँ, छोटे छोटे बच्चों से भी मेरे को मिलने की मतलब चाह होती है। तो 7th क्लास का एक बच्चा, वो 1-2 लिखते हैं वर्ड्स के अंदर, ONE2TWO ऐसे करके। मैंने उसको पूछा कहाँ तक लिख लेता है, कह रहा 10 तक। 6th क्लास की लड़की, मैंने कहा बेटा कहाँ तक लिख सकते हो, कह रही सर जहाँ तक आप लिखा लो, करोड़
उससे भी आगे, जहाँ तक आप बोलोगे वहाँ तक लिख दूँ। वो 6th की जिसकी कोई लिमिट नहीं, वो 7th का 10 के आगे बस। भाई जमीन आसमान का फर्क हो गया बिल्कुल एकदम। सोचो उस बच्चे को अभी से मैथ के लिए कितना डिफिकल्ट होगा, और ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? जहां उसने स्कूलिंग की स्टार्टिंग में 5 साल, वो 5 साल अगर उस बेचारे को सही ढंग से मिलते, क्योंकि मैथ कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, कभी मैं आपको बता दूं, जहां पे भी नंबर की बात आ जाए कभी वो टफ नहीं होती। जैसे ये सेक्शन होते हैं हमारे लॉ के अंदर, तो ये कोई टफ नहीं है। अगर आपको प्रोविजंस पता होंगे तो सेक्शन तो अपने आप ही याद हो जाएगा। एक एक प्रोविजन पढ़ने में हम लोग आधा घंटा लगा देते हैं, कई बार 1 घंटा, कई बार 1.5 घंटा। सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम हमने पढ़ा था, मेरे ख्याल 4 घंटे हमने लगा दिए थे, 2-2 घंटे करके 2 क्लास। सेक्शन तो अपने आप ही याद, उल्टा सब सेक्शन भी याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वही हो जाता है हमारे साथ, जहां टीचर मिल जाए वहां कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होती है, ये भी तो बात है। परचेज और सेल ऑफ, क्या लिखा है? फॉरेन करेंसी। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1 है कि आपके पास फॉरेन करेंसी है और आप कहां जाएंगे? इंडियन रुपी के अंदर। ऑप्शन 2 में क्या है वो बाद में बात करेंगे। ऑप्शन 2, सॉरी, ऑप्शन 1 में ही 2 बातें, ऑप्शन 1 में ही 2 बातें कि हम फॉरेन करेंसी से कहां जा रहे हैं? इंडियन करेंसी में, और हमारे पास दोनों ही ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में हुई है। दोनों ही ट्रांजैक्शन किस में हुई है? फॉरेन करेंसी के अंदर हुई है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं, पहले समझ लो, इसमें बाद में लिखेंगे, पहले समझ लो क्या हो रहा है। अभी लिखना मत प्लीज कोई भी, एक एग्जाम्पल है, लिखना मत कोई भी। कि मिस्टर आर है, उसके पास यूएस डॉलर है, कितने? 1000 डॉलर है उसके पास, और वो जाता है ऑथराइज मनी चेंजर के पास। वैसे एडी बोलते हैं, आप फैमा जब सब ये पढ़ेंगे तो हम लोग एडी बोलते हैं, ऑथराइज डीलर होते हैं। यस और नो? वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर आपने कभी देखा हो तो जो बच्चा भी सीपी गया होगा या कहीं पे भी आपने फॉरेन एक्सचेंज देखा होगा, कहीं पे भी आपने क्या देखा होगा? फॉरेन एक्सचेंज देखा होगा। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या करवाया जा रहा है? बोलो, आप क्या करवा रहे हो? आपके पास डॉलर है तो फॉरेन एक्सचेंज को आप एक्सचेंज करवा रहे हो, कहाँ? इंडियन रुपी के अंदर। कहाँ एक्सचेंज करवा रहे हो? इंडियन रुपी के अंदर। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास डॉलर है और डॉलर को आप किस में कन्वर्ट करा रहे हो? इंडियन रुपी के अंदर, तो आपको यहाँ पे एक रेट लेना होगा। इंडियन रुपी के अलग अलग रेट होते हैं, आपको बताया था, सीबीआईसी का होगा, आरबीआई रेट होगा, मार्केट की डिमांड और सप्लाई की वजह से रेट होता है। मार्केट रेट भी तो होता है कि मार्केट में ये रेट चल रहा है। हमें यहाँ पे कौन सा रेट लेना होता है? हमें यहाँ पे आरबीआई का रेट लेना होता है। हमें कौन सा रेट लेना होता है? आरबीआई का रेट लेना होता है। तो जिस दिन हमारी वो ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन आरबीआई का जो रेट चल रहा है 65 रुपीज चल रहा है पर डॉलर। समझ ही गए होंगे ये क्या है? पर डॉलर रेट चल रहा है। तो आपको कितना इंडियन करेंसी मिल जाएगा? हाँ जी, इंडिया का आईएनआर कितना मिल जाएगा? वेरी वेरी गुड, सभी को पता लग गया होगा। 65,000 हमारे पास आ जाएंगे।
एक बार आप प्रोविजन लिख लो, मतलब आपको ये पता लग गया है कि सिंपल तरीका है कैलकुलेट करने का, इतना कोई टफ नहीं है। बस वैल्यू आपको किसकी लेनी, आरबीआई का रेट लेना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। दो बातें होंगी अतुल, या तो आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल होगा, या तो भाई वो रेट क्या होगा, अवेलेबल, क्वेश्चन में दिया होगा, और या तो वो आरबीआई का रेट रेफरेंस नॉट अवेलेबल। तो या तो आपके पास आरबीआई का रेट अवेलेबल होगा, या तो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। ये मैं क्या कर रहा हूं, इसी में दो बातें हो जाएंगी ना, ये इसी के अंदर दो बातें। तो या तो मेरे पास आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है, या तो रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, या तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो या तो मेरे पास वो रेट अवेलेबल है, या तो मेरे पास वो रेट अवेलेबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो या तो मेरे पास वो रेट अवेलेबल होगा, या तो मेरे पास वो रेट अवेलेबल नहीं होगा। अगर मेरे पास वो रेट अवेलेबल है तो मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा, वैल्यू होगी हमारी डीलर बाइंग एंड सेलिंग रेट। डीलर का भी क्या होता है, बाइंग और सेलिंग रेट होता है, उसमें से माइनस कर देना है आपने आरबीआई का रेफरेंस रेट, उसमें से क्या माइनस कर देना है, आरबीआई का रेफरेंस रेट। क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ डीलर बाइंग एंड सेलिंग रेट। डीलर का क्या बाइंग और सेलिंग रेट है, डीलर जो है मतलब कि जो ऑथराइज मनी एक्सचेंजर हैं उनके क्या बाइंग एंड सेलिंग रेट है। प्रैक्टिकल एग्जांपल बताने जा रहा हूं आपको, बिल्कुल बी प्रैक्टिकल। मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, वो एजेंसी होती है। तो ये मिस्टर आर जो है अपने यूएस, कितने डॉलर हैं इसके पास, भाई बातें ऐसी हैं, जो बच्चे अभी आए हैं और ये जो रितेश है, तीन बच्चे जो पीछे दो बैठे हैं, और ये चेष्टा और स्नेहा और ये रितेश, बात नहीं करनी क्लास में। हाँ बातें मत करो प्लीज कोई। रितेश थोड़ा सा गैप बना ले। हाँ, मिस्टर आर के पास यूएस डॉलर है कितने, $1000 है। ऑथराइज डीलर कोई सा भी यहाँ पे ऑथराइज डीलर आप ले सकते हैं, ठीक है ना। ऑथराइज डीलर किसने लाइसेंस दिया होता है इनको, आरबीआई ने लाइसेंस दिया होता है कि आप फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डील कर सकते हैं, और अगर किसी को भी अपना फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्ट करना है तो आप उसको कर सकते हैं। बैंक्स भी ये काम करते हैं, बैंक्स भी ऑथराइज डीलर होते हैं। आप कभी किसी बैंक में जाना तो बैंक में एक बोर्ड लगा होगा, और उसके अंदर ना डिजिटली नंबर आपने देखे होंगे, वो चल रहे होंगे, जैसे क्लॉक नहीं चलती है डिजिटल, है ना। तो उसी तरीके से वहां पे रेट लिखे होंगे, आज डॉलर का रेट ये है, आज इसका ये रेट है। पर वहां पे ना दो रेट लिखे होते हैं, वहां पे क्या लिखे होते हैं, दो रेट, एक बाइंग रेट एक सेलिंग रेट। कभी किसी ने जाके देखा है, नहीं देखा है। तो सीपी में तो बाहर ही लिखा होता है। सीपी में तो बैंक्स जो हैं, जो मनी एक्सचेंज वाले हैं, मतलब कि उनका काम ही क्या है, मनी एक्सचेंज करना, उसके बाहर ही बोर्ड लगा रखा होता है उन्होंने। जैसे आप देखते हो किसी चीज के ऑफर का बोर्ड ही क्या होता है, नोटिस बाहर लगा होता है। तो कभी आप देखोगे, मैं कभी गया तो मैं फोटो क्लिक कर लूंगा आपके लिए। वैसे तो अभी मैं भी 2 महीने तक कहीं नहीं जाने वाला हूँ, पेपर है आपके जून में। तो भाई वैसे ही अप्रैल का महीना बिजी होता है हमारा। तो वहां पे क्या होगा, बाहर बोर्ड लगा होगा, उसमें एक बाइंग रेट होगा एक सेलिंग रेट होगा। वो बाइंग और सेलिंग का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? जो बाहर बाइंग रेट लिखा है सेलिंग रेट लिखा है, वो क्या है उसका मतलब?
जो ऑथराइज डीलर है उसने ऐसे बोर्ड लगा रखा होगा, ऐसे लिखा होगा बाइंग, ऐसे लिखा होगा सेलिंग। बाइंग प्राइस लिखा है मान लो 74, मान लो सब कुछ रफली है, और बेचेगा कितने में? इसको अब एक एग्जाम्पल से करते हैं कि एक प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर ने अपने बाहर ही लिखा हुआ है कि 4 BHK लेना है, तो उसका बाइंग रेट है और सेलिंग रेट है। मैं खरीदूंगा, मतलब समझ गए होंगे सामने वाले से, अगर आप मेरे पास अपना 4 BHK फ्लैट बेचने आओगे तो मैं कितने में खरीदूंगा? 1 करोड़ में। और अगर मुझसे खरीदना है तो मैं 1.5 करोड़ में बेचूंगा। ऐसा ही होता है, नहीं होता है? उसी तरीके से ये बाइंग और सेलिंग किसके रेट हैं? ऑथराइज डीलर के। हम ऑथराइज डीलर के रेट है, हमारे नहीं है। ऑथराइज डीलर, जैसे दुकान होती है तो दुकान में जो भी प्रोडक्ट बेचा जाता है तो उसके रेट होते नहीं होते वो? यस और नो? समझ में आ गया होगा ये। अब अगर मुझे क्या करना है? डॉलर खरीदने, तो किस रेट पे मिलेगा? नहीं 76 पे। उल्टा हो गया ना, देखो बेटा, हम तो बाय कर रहे हैं, वो बेचेगा। तभी तो मैंने कहा थोड़ा सा समझो इसको, उल्टा होगा सब कुछ। क्या मेरी परचेज, आपकी क्या सेल? भाई समझ लो कि एक दुकान है, आप खरीदने गए, आप खरीद रहे हो, तो वो क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। इसी तरीके से समझना पड़ेगा। अगर मैं डॉलर खरीदने जाऊंगा तो मुझे कितने में देगा? बोलो 76 में। और अगर मैं बेचने जाऊंगा तो 74 में। समझ गए होंगे? बेनिफिट कौन अर्न कर रहा है? डीलर। क्या वो इसीलिए बैठा हुआ है? इसलिए बच्चों को ना फॉरेक्स समझ में नहीं आता, और ICSI को थैंक यू बोलना चाहिए। मैं तो थैंक यू बोलूंगा आप लोगों के लिए कि फॉरेक्स आपके सिलेबस में नहीं है। अब फॉरेक्स मतलब जो आपका ग्रुप 2 के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है उसके अंदर फॉरेक्स नहीं है, तो आपके लिए तो बड़ा बेनिफिट हो गया। वैसे ही समझ में नहीं आ रहा हमें ये, कई बेचारे इतने से भी पगला गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खेल समझ में आया? तो अब हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि सर ऑथराइज डीलर ने अपना रेट रखा हुआ है। मान लेते हैं कि ऑथराइज डीलर का रेट कितना है? 64। तो अगर ऑथराइज डीलर का रेट 64 है तो ये कितना आ जाएगा बोलो? इसलिए मैंने एग्जांपल जानबूझ के रुकवा दिया था यहाँ पे कि इतना समझ में आ गया नहीं आ गया। तो इतना हर किसी को समझ में आ गया था, 65,000 हर किसी को आ गया था। मैं उसी टाइम लिखवा सकता था। मैंने पहले प्रोविजन लिखवाया, फिर मैं यहाँ आया। मैंने वहां पे कितना लिखवाया? ऑथराइज डीलर का रेट कितना चल रहा है? 64 चल रहा है। तो कितना हो गया? 64,000। हमारा लॉ कहता है इसका डिफरेंस ले लो। तो समझ गए होंगे वो किसका डिफरेंस बोल रहा है? वो कह रहा है जो ऑथराइज डीलर का रेट चल रहा है वो, और जो RBI का रेट चल रहा है वो, दोनों का क्या कर लो? डिफरेंस ले लो। सॉरी, इसको 66 कर लो। दोनों का जो क्या है डिफरेंस है वो रेट आप ले लो। आ गई बात समझ में? वो आपकी क्या मान ली जाएगी? वैल्यू मान ली जाएगी। वो आपकी क्या मान ली जाएगी? वैल्यू मान ली जाएगी। अदरवाइज तो बेचारे जो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर बिजनेस कर रहे हैं वो पिस जाएंगे। इसलिए इस डिफरेंस के ऊपर, ये डिफरेंस कितना है? 1000 रुपए का। तो ये आपकी वैल्यू हो गई, और इस वैल्यू का बस ये आपकी क्या हो गई? वैल्यू हो गई। इस वैल्यू के ऊपर क्या लगा दिया जाएगा? GST लगा दिया। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा, क्वेश्चन में बोला जाएगा, ध्यान से सुनना, एग्जाम के अंदर क्या होगा? क्वेश्चन में बोला जाएगा परचेस और सेल हो रही है फॉरेन करेंसी की। एक करेंसी क्या होगी? फॉरेन, और एक क्या होगी? इंडियन। क्या यहाँ पे ऐसी है फॉरेन और इंडियन? और दूसरी तरफ क्या है? फॉरेन फॉरेन। एक तरफ मेरे पास डॉलर है, दूसरी तरफ मेरे पास यूरो पड़े हुए। दोनों ही ट्रांजैक्शन किसके अंदर हो रही है? फॉरेन करेंसी के अंदर। तो यहाँ पे हम कहते हैं वन करेंसी क्या है? इंडियन है, और अनदर करेंसी क्या है? फॉरेन करेंसी है। तो उस केस के अंदर आपको बस ये चेक करना है RBI का रेफरेंस रेट अवेलेबल है या नहीं है। अगर रेट अवेलेबल है तो आप डीलर का रेट चेक कर लो, बाइंग एंड सेलिंग।
सिंपल हो गया। बाइंग एंड सेलिंग कितना रेट आ रहा था? 66,000 रुपीज, 66 रुपीज डॉलर था, और आरबीआई का कितना था? 65 रुपए, 65। दोनों का डिफरेंस 1000 रुपए। 1000 रुपए आपकी वैल्यू आ गई, कहानी खत्म। आपको बस एग्जाम में वैल्यू निकाल के दिखानी। अगर बोलेगा इसके ऊपर जीएसटी लगाना है तो जीएसटी रेट देगा आपको, कितना जीएसटी। समझ में बताओ आ गया या नहीं आ गया? बिल्कुल आसान हो गया चार्ट के थ्रू। और अब आप चाहे तो नीचे जो एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि मिस्टर आर के पास क्या है? यूएस डॉलर है 1000, और ऑथराइज डीलर का रेट कितना चल रहा है? 66, और आरबीआई का रेट कितना चल रहा है? 65। ये याद रखना, ये पर यूएस डॉलर है। और इसका आंसर आप निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल लो आप। तो ये ना अदरवाइज जो जिनकी पहली भी क्लास है उसको भी समझ में आ जाएगा ये। तो चेष्टा बेटा यहां ध्यान दो, ये आपकी पहली क्लास है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आरबीआई का आपको क्या रेट नहीं है, रेफरेंस रेट आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो लिखो वैल्यू क्या होगी? 1%, 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज्ड in rupee, currency exchanged in rupee। ब्रैकेट में ये लिख लेना, दैट इज हाँ जी, दैट इज क्या होगा मुझे बताओ? आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो किसका लूंगा? हाँ वेरी गुड, ऑथराइज। ये बुक ये मतलब लॉ में नहीं लिखा हुआ, बट ऑब्वियस हो गया कि ऑथराइज डीलर का लेंगे। हमारे एग्जांपल से बताओ क्या रेट ले लेंगे इस क्वेश्चन में, अगर ये रेट नहीं दिया होता। यही एग्जांपल हो जाएगा, सेम कॉपी पेस्ट। वेरी गुड, यही एग्जांपल कॉपी पेस्ट हो जाएगा। बस होगा क्या, यहाँ पे आरबीआई वाला रेट अवेलेबल नहीं होगा, तो आपके पास यहाँ पे 66,000 आ जाएगा। उसका क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई 1%, कितना आ जाएगा? 660 रुपए। यहां कितनी वैल्यू निकली थी? 500 रुपए आई थिंक, 1000 सॉरी 1000 यहां निकला था आंसर। यहां 1000 आई थी और यहां क्या वैल्यू आई है? 660 रुपए।
यहाँ 660 के ऊपर जीएसटी आना है, यहाँ 1000 के ऊपर जीएसटी आना है। सिंपल हो गया। पेपर में इतना टुच्चा गिरा हुआ लड्डू लॉलीपॉप क्वेश्चन आना है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है भाई। पर ये ना एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में नहीं डालना चाहिए। क्यों? पहले ही टैक्स का जो सिलेबस है बहुत ज्यादा है, इन्होंने इतना बना दिया है कि आपको ऐसा समझ रहे हैं कि आप फाइनल में बैठे हो टैक्स के अंदर, तो इतना सिलेबस कर दिया आपको। तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है बच्चे के लिए। सिलेबस उतना ही होना चाहिए जितना किया भी जाए। अब सिलेबस बढ़ाने के बाद भी पेपर भी एमसीक्यू, आप समझ रहे हो। पर मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, मैं कुछ ऐसी चीजें करवाऊंगा आपको कि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और आप करोगे और मार्क्स आ जाए, कहानी खत्म। जिसमें से ये वो एक चीज है, क्योंकि इनको पता है ये किसी बच्चे को याद नहीं होगा। इन्होंने यही डालना है। इन्होंने क्या डालना है? क्वेश्चन में डालना है कि जी हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेस और सेल कर रहे हैं किसकी? फॉरेन करेंसी की। रूल नंबर 32 से आंसर निकाल के दिखा दो, वैल्यू। उनको पता है कोई बच्चा पढ़ के नहीं गया होगा, सेक्शन ही पढ़ के गया होगा, रूल तक तो पहुंचा ही नहीं होगा, और पहुंच भी गया होगा तो याद नहीं होगा। रूल भी तो ज्यादा है, ऐसे थोड़ा ना 2 रूल है बस, तो उसको पता है याद नहीं होगा। पर हमें पता है कि ये पूछने वाला है, ये एरिया है जहां पे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो हमें तो बस क्या चेक करना है सर? ऑप्शन 1 हम ये चेक कर लेंगे, फॉरेन करेंसी टू इंडियन रुपी है तो आरबीआई का रेट अवेलेबल है या नहीं है, कहानी खत्म। अवेलेबल है, डीलर आरबीआई, डिफरेंस, आंसर आ गया। आरबीआई का रेट नहीं है तो डीलर का ही है, सिंपल डीलर का लिया, उसका 1% निकाल दिया, कहानी खत्म। सर दोनों करेंसी क्या है? फॉरेन है। लो इसमें लिखो क्या होगा, दोनों अगर फॉरेन है तो क्या होगा इसके अंदर। बड़ा अच्छा केस है ये भी, बड़ा अच्छा केस है ये भी। मैं नीचे का रब कर रहा हूं, मेरे पास स्पेस नहीं, तुम कॉपी में रब मत कर देना। कहता है कन्वर्ट बोथ द करेंसीज, दोनों करेंसीज को क्या करें? सी का मतलब है करेंसी, दोनों करेंसीज को क्या करें? कन्वर्ट कर लें किसमें? इंडियन रुपी में। समझ गए होंगे। जो आपके पास डॉलर है उसको भी इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर लो, और जो आपके पास यूरो है, जो आपके पास येन है, उनको भी क्या कर लो? इंडियन रुपी के अंदर कन्वर्ट कर लो। तो दोनों को आप इंडियन रुपी के अंदर कन्वर्ट कर लो। तो कन्वर्ट बोथ द करेंसी, कन्वर्ट बोथ द करेंसी इन इंडियन रुपी, तो दोनों को इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर लिया जाए बाय अप्लाइंग आरबीआई। आरबीआई का रेट अप्लाई करो, उसके अंदर ऑथराइज डीलर नहीं चलेगा, आरबीआई रेट चलेगा। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात बताओ, अब आपके पास क्या होगा? एग्जाम्पल लूं क्या इसके अंदर? एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं, बस इंडियन रुपी में एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो यूएस डॉलर से क्या हुआ भाई? हमारे पास कितने पैसे आ गए? मान लो 65,000, और यूरो से हमारे पास आ गए मान लो 80,000 रुपीज। तो वो कहता है अब क्या करो आप इनका, जो ये दोनों आपके पास आ गए हैं, विच एवर इज लोअर आप ले लो। क्या कर लो? विच एवर इज लोअर आप ले लो, विच एवर इज लोअर। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैं सेकंड स्टेप लिख रहा हूं। सेकंड स्टेप क्या है? वैल्यू 1% ऑफ द लोअर अमाउंट, और ये लोअर अमाउंट कहां से निकली होगी? स्टेप 1 से। वेरी गुड। तो ये सारे बच्चों को समझ में आ गया। हमें करना क्या है कि जो हमारा यूएस डॉलर है और जो हमारा यूरो है, दोनों को हमने इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर लिया। जो दोनों में से कम आ गया, दोनों में से कम कितना आ गया? 65,000। वो 65,000 जो कम आया है उसका 1% निकाल लेंगे, उसका 1% निकाल लेंगे, वो हमारी क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। वो हमारी क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। विच एवर इज, जो लोअर अमाउंट होगी वो हमें लेनी, विच एवर इज लोअर। एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, रूल 32 लगाना है, दोनों फॉरेन करेंसी दे दी जाएगी, आरबीआई रेफरेंस रेट आपके पास होगा, आपको कुछ नहीं करना, इंडियन करेंसी में लेके आ जाओ, दोनों में से जो लोअर है उसके ऊपर 1% लगा दो, वैल्यू आ गई, कहानी खत्म। ऑप्शन 2 इससे भी आसान है, ऑप्शन 2 इससे भी आसान है।
ऑप्शन 2 देखो क्या है। ऑप्शन 2 ज्यादा आसान है, ऑप्शन 2 बहुत ज्यादा आसान है। देखो दो ऑप्शन थे ना, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। करना क्या है, आप एग्जीक्यूटिव के अंदर एक क्वेश्चन खुद ही बता देगा। ऑप्शन 1 लेना है या ऑप्शन 2 लेना है, ये क्वेश्चन खुद बता रहा होगा, ये क्वेश्चन खुद बता रहा होगा। ऑप्शन 2 देखो क्या है, ऑप्शन 2 लिखते हैं जी, मैं अगले पेज पे लिखता हूं ऑप्शन 2 क्या है। ऑप्शन 2 में पहली बात, एक टेबल की फॉर्म में बनाएंगे सारे बच्चे, इसको टेबल की फॉर्म में बना लेंगे। जो आपकी लेफ्ट साइड का जो कॉलम रहेगा वो थोड़ा सा छोटा रहेगा, राइट वाला थोड़ा बड़ा रहेगा। अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, कितनी करेंसी आप क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, कितनी करेंसी शिखा आप एक्सचेंज कर रहे हैं, और उसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हमें निकालना है बेटा, पहला पॉइंट। अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं इंडियन रुपी के अंदर, आपके जो एक्सचेंज की क्या है बच्चों, वैल्यू है, जो एक्सचेंज की वैल्यू है वो इंडियन करेंसी में कितनी है, 1 लाख रुपए, अप टू 1 लाख रुपी, अप टू 1 लाख रुपी। अगर मैं 1 लाख रुपए किस में एक्सचेंज कराने जा रहा हूं, फॉरेन करेंसी में। अगर मैं 1 लाख रुपए किस में एक्सचेंज कराने जा रहा हूं, फॉरेन करेंसी में, तो मुझे क्या करना है, वैल्यू कैसे निकालनी। अच्छा मैं कर क्यों रहा हूं ये सब कुछ, क्योंकि मैं बाहर से माल खरीदता हूं और मुझे पेमेंट करनी होती है। तो अगर मैंने अमेरिका से माल खरीदा है तो भाई मुझे तो उसे डॉलर में पेमेंट करनी होगी ना, या मैं उसे बोलूंगा नहीं देख ले मेरे को गांधी पसंद है, हमारे गांधी रख ले, कि तू ही रख गांधी और डंडा दोनों तू रख ले, आ गई बात समझ में, मेरे डॉलर दे दे मुझे, ठीक है ना। तो ये कहानी है। तो कहता है 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज्ड। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सब्जेक्ट टू, मुझे लग रहा है डॉलर में ही कमाओगे पैसे तुम तो, सारे बच्चे ऐसे कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे कि ये कंपनी सेक्रेटरी डॉलर में ही कमाते होंगे। हाँ क्या बात है रतुल, इसे कहते हैं इंटेलिजेंट बच्चा, 5वीं तक सही पढ़ाई हुई तेरी। मेरे तो एक दिमाग में ही आ रहा था कि मैं CS वाली क्लास में जरा 6th और 7th क्लास की एक बार मैथ की टेस्टिंग ना कर लूं, है भाई। वन % कहीं तो डर गए अब, कहीं सर पूछ ना ले बताओ, बेइज्जती भी होगी, 6th क्लास मैथ नहीं आती अभी। 1% ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, जितनी भी करेंसी आपने एक्सचेंज कराई है उसका 1% ले लेना है। और क्या कह रहा है, सब्जेक्ट टू मिनिमम 250 रुपए तो आपके लगने ही लगने, 250 रुपए तो आपके लगने ही लगने हैं। मान लो कि मैंने कितना एक्सचेंज करवाया, एग्जाम्पल के लिए रुपीस कितना कराना था मेरे को, अप टू 1 लाख तक मैंने करवाए जी 52,000। ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था कि अगर हम अप टू 52,000 करवाते हैं एक्सचेंज, अगर हम अप टू 52,000 एक्सचेंज करवाते हैं तो उस केस के अंदर बताओ जी, ये तो खुद ही आंसर दे रहा है ना। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में कब जाना है आपको खुद ही पता लग जाएगा। अगर वो इंडियन करेंसी खुद ही दे रहा है और हमें ये पूछ रहा है कि अब फॉरेन करेंसी में बताओ कितनी वैल्यू आएगी इसकी, तो हम लोगों को कुछ भी नहीं करना, इसका कितना % निकालना है, 1%, कितना आएगा 520 रुपए। 520 आ गया, 520 और 250 रुपए, ये सुनो विच एवर इज क्या चल रहा होगा, हायर, विच एवर इज हायर। ये लॉ में लिखा नहीं है, लॉ में नहीं लिखा कि हायर लेना है, पर आप समझ ही गए होंगे जब लॉ में ये वर्डिंग लिखी है कि मिनिमम 250 रुपए, तो इंटरप्रिटेशन हायर की आएगी, इंटरप्रिटेशन हायर की आएगी। तो हमें कितने पैसे लेने पड़ेंगे, 520 रुपए लेने पड़ेंगे।
एग्जाम्पल 2 देखते हैं कौन बताता है। मैं एक्सचेंज कराने गया 20,000 रुपए, क्या लेके गया मैं? 20,000 रुपीज में लेके गया, और मुझे क्या चाहिए सिमल? डॉलर चाहिए। मैं 20,000 रुपए लेके गया हूं और मुझे क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। अब जब मैं 20,000 रुपए लेके जाऊंगा, तो सामने वाला जो भी है वो मेरे ऊपर जीएसटी चार्ज करने वाला है। जीएसटी चार्ज करने के लिए उसे वैल्यू चाहिए। अब वो 20,000 रुपए के ऊपर थोड़ी ना लगा देगा, ऐसे लगाने लग गया तो फिर तो हो गया। तो 20,000 का कितना परसेंट निकाल लेंगे? 1%। कितना आएगा? 200 रुपए, और 250 रुपए तो मिनिमम है। तो मेरे से क्या कहेगा कि 250 रुपए आपकी क्या बनी है? वैल्यू। ये सब कुछ वैल्यू निकल रही है। फिर जो भी इसके ऊपर जीएसटी होगा वो जीएसटी लग जाएगा। ये जो भी हम कुछ निकाल रहे हैं, याद रखना, ये हम सब कुछ क्या निकाल रहे हैं? वैल्यू निकाल रहे हैं। आप 20,000 रुपए लेके गए, आप 20,000 रुपीज लेके गए, उसने उसका 1% निकाल दिया। आप 80,000 रुपए लेके जाओगे, उसका 1% निकाल देगा। 80,000 का 1% 800 रुपए आ जाएगा। 800 और 250, 800। आप 1,00,000 रुपए लेके गए तो 1,000 और 250 है ना, 1,000 रुपए आ जाएगा। विच एवर इज हाइयर। क्या मिनिमम 250 तो आना ही आना है? इसका मतलब 25,000 का 1% 250 रुपए। तो ये आप एक शॉर्टकट ट्रिक बना सकते हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन कहां तक का है? 25,000 तक का, तो आंसर हमेशा 250 रुपए आना है, हमेशा। जैसे ये क्या होता है, अपनी कॉपी होती है, उसके आगे ये चीज लिख सकते हो कि फॉरेन करेंसी का कोई क्वेश्चन आए। मैं तो ऐसे ही करता था, उससे क्या होता है, याद रहता है, वरना तो पता नहीं अंदर क्या क्या लिखा है। तो यही एक पेज पे आगे लिख दिया कि अगर ये फॉरेन करेंसी का कोई भी क्वेश्चन आया जिसके अंदर मेरे पास इंडियन रुपी है और वो कह रहा है फॉरेन करेंसी में करवाने जा रहा हूँ कन्वर्ट, तो मैं सीधे क्या करूंगा, वो जो इंडियन करेंसी है उसका 1% निकाल लूंगा, वैल्यू निकल जाएगी। और 25,000 तक 250 रुपये ही आना है, उसके आगे जितना भी होगा वही वाला आंसर निकलेगा। 70,000 तो 700 रुपये। इसके नीचे जब भी जाऊंगा आंसर 250 ही मिलेगा। 25,000 तक का आंसर हमेशा क्या होगा? 250 रुपये आएगा। ये सिंपल इंटरप्रिटेशन। ये तो देखो रटना पड़ेगा, ये रटना पड़ेगा मतलब ये तो याद करना पड़ेगा ना, समझ गए? वही वाली चीज हो गई भाई। अब मैं 6th क्लास की थोड़ी सी मैथ की बात कर रहा हूं, मतलब ऐसे 0 1 2 लिखा है तो भाई ये तो पता है ये वंस प्लेस है, ये टेंस है, ये 100 है। अब आपको नहीं जी मेरे याद ना हो रही, रहने दे भाई, तू रहने दे, तू रहने दे। दूसरा आ जाएगा अब, नंबर 2। अगर आपकी एक्सचेंज वैल्यू मोर देन 1 लाख रुपी है बट बिलो 10 लाख, बिलो क्यों लिखा है? बिलो नहीं लेना चाहिए, बट 1 लाख से ज्यादा, एक लाख से ज्यादा एंड अप टू 10 लाख। अब कितने कराने जा रहे हो? 1 लाख से ज्यादा कराने जा रहे हो। अब कितने कराने जा रहे हो? 1 लाख से ज्यादा, बट लेस देन और इक्वल टू कितना है? 10 लाख है। चलो इसका भी, इसमें क्या आएगा? अच्छा 1,000 रुपए तो पहले ही आ जाएगा, प्लस 1,000 रुपए पहले ही आ जाएगा, प्लस 0.5% ऑफ एक्सचेंज वैल्यू माइनस 1 लाख रुपए, माइनस 1 लाख रुपए। क्यों 1 लाख रुपए माइनस क्यों कर रहा हूं? बोलो। वेरी गुड, क्या बात है सर, 1 लाख का तो 1,000 रुपए ले ही लिया है। देखो ये टैलेंट आपके अंदर चाहिए पहले से। अब सीएस में आ गए, वो भी एग्जीक्यूटिव में आ गए, भैया ये तो पहले ही पता होना चाहिए ना कि सर ये माइनस 1 लाख क्यों कर रहा है। तो ये माइनस 1 लाख इसलिए कर रहा है भाई, पहले ही 1,000 रुपए तो पहले ही ले लिए, और मैं कराने कितना जा रहा हूं इस बार? मान लो 8 लाख रुपए। आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं 8 लाख करवाने जाऊंगा तो 8 में से क्या होगा? पहले 1 लाख का 1,000 रुपए तो पहले ही आ जाएगा, और बाकी के 7 लाख का 0.5%। तो मेरे पैसे कितने थे एक्सचेंज वैल्यू के? 8 लाख। 8 में से 1 माइनस कर देने यहां पे,
7 लाख का निकाल लो ये। मुझे लग रहा है सभी को समझ में आ रहा होगा। तो 1000 प्लस कितना आ रहा है? अगली क्लास में हर बच्चे के पास कैलकुलेटर होना चाहिए। कितना सितीश? 3500। उसको टेबल आता है, बाकी सारे कैलकुलेटर में लगे पड़े हैं, देख ले। 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, या 5 को 7 से कर लो। मतलब टेबल तुम्हें 5 का आता हो या 7 का आता हो। है? 7 लाख कैसे आया? कितने पैसे लेके गए थे? 8 लाख। कितने पैसे लेके गया था मेरे भाई? 8 लाख। आप 8 लाख रुपए लेके गए थे, ठीक है। जब आप 8 लाख रुपए लेके जाओगे तो पहले 1 लाख पे तो आपका 1% आना है, तो भाई वो तो निकाल ही दिया 1000 रुपए। एक्सचेंज वैल्यू कितनी है? 8 लाख। कितना माइनस करूं? ये बच्चों को कईयों को रीजन पता लग गया ये 1 लाख माइनस क्यों कर रहा है लॉ मेकर, और कई कह रहे हैं सर ये लॉ है। लॉ पागल हो गया, लॉ है ये, लॉ थोड़ी ना है भाई। वो तो माइनस करेगा। अब माइनस जब 1 लाख करेगा तो 7 लाख का 0.5% निकालेगा। समझ गए? चलो आंसर आ गया इसका 4500 रुपए। वो हमारी वैल्यू होगी, हमसे पूछना ही उसने वैल्यू है। क्या वैल्यू आ रही है आपकी? तीसरा भाई, तीसरे में क्या कह रहा है कि अगर आपकी एक्सचेंज वैल्यू क्या है? हाँ जी 10 लाख से ज्यादा है ना। अगर 10 लाख से ज्यादा होगी तो हमारी वैल्यू कैसे निकलेगी? बोलो। 5500 रुपए पहले ही आ जाएगा, प्लस 0.1%। 0.1% किसका? एक्सचेंज वैल्यू माइनस, अब कितना माइनस? 1 लाख की जगह अब कितने माइनस होंगे? 10 लाख। और कहता है बट कहता है मैक्सिमम 60,000 रुपए। 60,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू आपकी नहीं लगनी। यहां बहुत टैक्स प्लानिंग होती, पर वो आपको सिखाएंगे नहीं। यहां बहुत टैक्स प्लानिंग होती, बहुत ज्यादा, करोड़ों में खेलते लोग मस्त तरीके से। कोई क्लाइंट मिल जाए बस। मेरी एक स्टूडेंट थी, सीएमए थी, मतलब है, तो क्वालिफाइड हो गई सीएमए। अभी मतलब 2-2.5 साल हो गए होंगे उसको, मैरिज भी हो गई उसकी। तो उसके हस्बैंड बिजनेस जो करते हैं वो बाहर फॉरेन करेंसी का बिजनेस है उनका। तो पहले जब उसको स्टार्टिंग में कुछ लाइसेंस लेने थे तो मेरे पास फोन आया था, कह रही सर आपसे अच्छा कौन बताएगा, तो मैं आपको इसलिए फोन किया। फिर जो भी लाइसेंस का काम था वो करवाया उसका, और देख लो किस में खेल रहे हैं वो लोग। फॉरेन करेंसी के अंदर काम कर रहे हैं, मतलब इंडियन करेंसी है, फिर वो डॉलर लेते होंगे, जिसमें भी पेमेंट करते होंगे वो सब लेते होंगे और पेमेंट जाती होगी। एक तरीके से जो भी लोग डॉलर, मतलब बाहर लोग बिजनेस, एक तो आदमी इंडिया में बिजनेस कर रहा है और एक बाहर, एक आपकी प्रैक्टिस इंडिया में और एक बाहर है, तो कहाँ ज़्यादा कमा रहे होंगे? बाहर ही ज़्यादा कमा रहे होंगे। दुबई भी चले गए तो भी ज़्यादा ही कमा रहे होंगे। यस और नो? चाइना चले गए, जाएंगे नहीं, पता नहीं जो भी है। कोई डाउट है इसमें? रितेश को आ गया है भाई? चल आंसर बताइए, क्वेश्चन पूछे। हाँ तो आएगा कैसे? बात कर रहा है, मैं क्लास में बैठा हूं, मेरे से पूछ ले। 12,60,000 रुपए का निकाल के दिखा दे, देखते कौन सा बच्चा पहले निकालता है। इसकी वैल्यू निकालनी है, ये इंडियन करेंसी है, इतना आप कराने जा रहे हैं, तो क्या वैल्यू लें जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज करें? अब मुझे लग रहा है चेष्टा करके दिखाएगी। गुप्ता जी बैठे हैं पीछे, क्या बात। यहां मुनीम बैठे हैं आगे, जो पहले ही निकाल देते हैं। फ्राइडे टेस्ट है सीपीसी, और 3 चैप्टर हैं टैक्स के, एडवांस टैक्स, टीडीएस और आरओआई। गुप्ता जी आ गया, और ये हमारा रितेश, वो भाई आ गया। कितना? 5
5760। क्या बात है भाई, सही है यार, तेरे सही आ गया बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल सही नीलू, बहुत बढ़िया बेटा। हायर नहीं बेटा, इसमें तो जितना आ रहा है वो और मैक्सिमम ये, आगे में हायर नहीं। सही, तू सही जा रहा था। ये देख 5500 तो पहले ही हो गया, और उसके बाद क्या है भाई, 12,60,000 में से 10 लाख माइनस कर लो, 2,60,000 का 1%, वो कितना आ जाएगा, 260 रुपये। तो ये आंसर आ जाए। वो 5,500 कैसे आया, राशि पता लग गया। 5,500 कैसे आएगा डायरेक्टली। ये मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कहाँ, कौन? हाँ भाई मैक्सिमम 60,000, मतलब कि अगर तेरी ट्रांजैक्शन मान ले 5 करोड़ की है, अब निकाल ले 5 करोड़ का, निकाल ले 5 करोड़ का। पांच करोड़ में से 10 माइनस कर दे, 4,90,00,000 का 1% कितना, 49,000। 49,000 और 5,500 कितना हो गया, हाँ 54,500। अभी भी तूने 60,000 को टच नहीं किया, समझ रहा है, ये डेंजर जोन है। 60,000 को टच कर दिया ना, हाई टेंशन है भाई, उड़ जाएगा सीधे, नजर भी नहीं आएगा। मतलब समझे, जैसे ही आप 60,000 के आगे जाओगे तो हम तो 60,000 ही लेंगे ना आपसे। 7 करोड़ पे निकाल लो, 7 करोड़ पे 5,500 और 79,000 है ना, तो 68,000, हाँ 69,000 आ रहा है, तो 74,500। अब आप खुद ही देख लो, 74,500 लें या 60,000 रुपये लें, क्योंकि मैक्सिमम सीलिंग लिमिट 60,000 है, उससे ज्यादा हम किसी से नहीं लेने वाले। समझ में आ रहा है। तो अगर कोई 7 करोड़ से ज्यादा कर रहा होगा, वो तो आप निकाल लेना कि क्या ऐसी अमाउंट होगी कि इससे ज्यादा करेगा तो बस 60,000 ही आना है, जिससे कि पेपर में अगर वो अमाउंट आ गई तो आपने कैलकुलेटर भी टच नहीं करना, सीधे आंसर आपके पास पहले से ही 60,000, ऑप्शन भी लिखा होगा उसमें। और बच्चे क्या करते हैं पता है, एग्जाम में मैं बता भी दूं क्या होता है, एग्जाम में ना ये 60,000 का प्रोविजन तो याद रहता नहीं है, जो निकाल के आया वो टिक कर दिया। क्यों, हमें खुशी मिलती है, हमने निकाला है, आंसर भी है। सच्चाई ये है, सच्चाई है ये पेपर की, हम निकाले और आंसर वो, आहा, फिर तो प्रोविजन जाए भाड़ में। प्रोविजन का क्या करना है अपने को, तो भाई ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। यस और नो? यस। देखो मेरे को टैक्स इसीलिए अच्छा लगा, जहां टेढ़ी खीरो मेरे को वही सब्जेक्ट पसंद होते हैं, मजा आता है। इतना वाइड है टैक्स की पूछो ही मत, तो डेली बेसिस पे सीखते चले जाओ। अभी फाउंडेशन के एक टीचर बता रहे थे, कह रहे बच्चों को ना एनपीओ नहीं आ रहा समझ में। मैंने कहा 12वीं में कौन सा आया होगा उसको, दिक्कत यही है ना, जब 12वीं में नहीं आया तो पहले से दिमाग में बैठा हुआ है बस, एनपीओ आ रहेगा ही नहीं। शेयर्स, प्रोडाटा नहीं आता था मेरे को, मान लो मेरे को तो आता था, मतलब जिसको नहीं आता था 12वीं में तो उसका ओवर सब्सक्रिप्शन तो नहीं आता, तो नहीं आता। अभी आप लोगों ने अगर बीकॉम के अंदर अमल कमीशन पढ़ा हो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा हो, अगर किसी ने अकाउंटिंग पढ़ी हो, कितनों ने पढ़ी अमल कमीशन अकाउंटिंग? नहीं, अच्छा था, पढ़ा ही नहीं हमने। तो कई बार होता है बेटा बच्चों को आता ही नहीं समझ में, बच्चा पहले से ही बन जाता है ना दिमाग में, फिर वो सीए में भी वो चीज आती है तो उसके दिमाग में ये रहता है भाई ये चैप्टर आना ही नहीं। हाँ, तो ये चीजें हैं भाई, और मुझे ऐसा लगता है ये सभी को समझ में आ गया है, मजे आ गए भाई तुम्हारे। आगे बढ़ जाए, कौन सा सेक्शन कर रहे थे? 32 सबसेक्शन 2 इज ओवर, ओ सॉरी रूल 32 सब रूल 2 ओवर। अब क्या करेंगे, एयर ट्रैवल एजेंट, ठीक है ना, एयर टिकट बुक करवा रहे हैं भाई, फ्लाइट से जा रहे हैं, ठीक है, घूमने उमने के लिए तैयारी कर लो बाहर की, ठीक, बैग रेडी हो जाना चाहिए आज रात को।
कल चलते हैं, घूम के आते हैं जरा, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जो भी है, जहां तुम्हारा मन करे। हाँ, अतुल कह रहा पेपर के बाद चलेंगे, बिल्कुल सही बात है। सर के तो अगले आगे वाले बच्चे आ जाएंगे ना, हमारा जाना तो बस बताओ। 30 to 3, 30 to 3। वैल्यू, ये नोट्स क्यों बनवा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में कोई किताब खोलने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स पढ़े, कहानी खत्म। वैल्यू ऑफ सर्विस, वैल्यू ऑफ सर्विस, इन रिलेशन टू बुकिंग टिकट्स, बुकिंग ऑफ टिकट्स फॉर एयर ट्रेवल। ट्रेवल लिख लो, ट्रेवल बाय एयर, हवा में उड़ के जाएगा। तो दो ही बातें होंगी, कहाँ जाना पसंद करोगे, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल। देख लो भाई, तुम सारे बस ऊपर ही जाना चाहते हो, कोई अदरवाइज ना ले, मैंसरिया ना रखे अपने अंदर। डोमेस्टिक बुकिंग, तो या तो अपनी बुकिंग डोमेस्टिक होने वाली है, यार मुझे मेरी भी करवा देना यार एक अपने साथ, इतना तो होना चाहिए ना। तो जो बच्चा जिस दिन इंटरनेशनल की करवाए, मैं अभी तक इंटरनेशनल की मेरी वाइफ को पेरिस का टिकट मिला था तो पेरिस में दंगे हो गए थे बेटा, ऐसे हालात बताओ। फ्री टिकट था हमारा, बताओ, कंपनी की तरफ से था, आना जाना सब कुछ फ्री, रहना फ्री, ऐसे हालात हो गए। और जो जब मूवी टिकट मिलते थे, मूवी टिकट भी कंपनीज के अंदर आपको पता हो फ्री मिलते हैं, तो मूवी भी कैसी देखने जाता था मैं, ट्यूबलाइट, सलमान खान खुद ही ट्यूबलाइट बन गया। तो मेरे को भी वाइफ बोलती थी मतलब ऐसी मूवी क्यों देखते हो, मैंने कहा मेरे को तो क्या है, जो मूवी मिले वो देख, टाइम नहीं मिलता ना देखने का, कोई भी देख लो। वो सलमान खान को थोड़ी ना देखने जा रहे हैं हम वहाँ, मैं तो स्क्रीन में पर्दे में बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र आ रही है ना, और वो सीट में लेट के मज़ा आ रहा है, क्योंकि सीट भी अच्छी वाली मिली है तो लेट के, और वो पॉपकॉर्न खाने में मज़ा आ रहा है ना। बस मूवी में क्या चल रहा है, क्या करना है। मैंने ये देखा है, फ्री की ना कोई चीज़ मिलती है और उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, मेरे साथ तो ऐसी है, कईयों के साथ हो जाता है? ये क्या बात, मुझे भी ले जाया करो, मुझे बहुत पसंद है खाना। ठीक है, तो देखो डोमेस्टिक करवाओगे तो वैल्यू क्या रखी गई है, 5% रखा गया है बेसिक फेयर का, बेसिक फेयर का 5%। ठीक है, समझ गए ना, एक बेसिक फेयर होता है, वहां पे अगर आप देखोगे टिकट में तो लिखा होता है बेसिक इतना, और बाकी के आपके और भी चार्जेस होते हैं। इसलिए तो कई लोग एयरपोर्ट पे 3-3 घंटे पहले, 4-4 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, फिर वहीं सो रहे हैं, घर बना लिया वहां, एक रात तो वही है, नहीं इतना नहीं भाई। कहेंगे बताओ फ्लाइट आनी है इसकी कल, ये आज ही आ गया है, एसी है ना पूरा अंदर, तो मस्त, वॉशरूम भी बढ़िया है, वहीं सो जाया, बताओ वॉशरूम में ही सो गया, ज्यादा पसंद आ गया ना, नीट एंड क्लीन ज्यादा अच्छा लग गया वो, मस्त, हैंड वॉश ही किए जा रहा है बस, उसी से नहा गया, हैंड वॉश से ही, और तो कुछ मिलेगा नहीं ना उसके अलावा, शैम्पू थोड़ी ना रखा होगा, या तुम पाउच लेके जा रहे हो, चलो वहीं नहाएंगे। रेलवे स्टेशन है क्या ये, इतना मत करने लग जाना भाई।
समझ गए ना, बेसिक का हमें लेना है बस। हमारे एग्जाम में क्या है, बहुत सारे खर्चे बता रखे होंगे, हम बेसिक फेयर देखेंगे, उसका 5% ले लेंगे, वैल्यू आ गई, नमस्ते लंदन, पक्का आएगा पेपर में। और इंटरनेशनल में वैल्यू कम होगी ज्यादा होगी? ज्यादा। चलो तुम इतने इंटेलिजेंट हो, पता है तुम्हें, और डबल कर दिया। बताओ, कह रहे बताओ बाहर जा रहा है, बता। एक नोट यहां पे लिख लेना, सभी के लिए, दोनों के लिए नोट। बेसिक फेयर, बेसिक फेयर मींस क्या? मतलब वहां के सैनिटाइजर लेके चले जाओगे? बेसिक फेयर मींस एयरफेयर on which commission is payable. गुड मॉर्निंग रेखा बेटा, गुड मॉर्निंग। is payable। 10 बच्चे तो ऑनलाइन ही बैठे हुए हैं, बताओ। बेसिक फेयर मीन्स एयर फेयर ऑन विच कमीशन इज पेबल टू एयर ट्रैवल एजेंट। एटीए का मतलब क्या है? एयर ट्रैवल एजेंट। तो एयर ट्रैवल एजेंट को क्या मिलती है? बोलो, कमीशन। जिस पे उसके कमीशन दी जा रही है वही क्या है? एयर फेयर है। जिस पैसे में उसे कमीशन मिल रही है वही क्या है? एयर फेयर होता है। तो एग्जाम में ऐसा दे सकता है वो कि भैया कमीशन कितनी है एयर ट्रैवल एजेंट की? 5 लाख रुपए। 2-3 लोग तुम जा रहे हो ना, आगे बात समझ में। वैसे किसी को पता होगा अमेरिका का कितना खर्चा है यहां से एक आदमी का? 56,000। चलो ठीक है। इट डज नॉट। कोई आपकी फैमिली में, किसी की फैमिली में रहता है कोई बाहर? कोई हो किसी की फैमिली, कहाँ रहते हैं? हाँ, यूएसए। ठीक है, मेरा नंबर। हाँ भाई, क्या बात। कनाडा, ठीक है, एक कनाडा हो गया, एक यूएसए हो गया। मेरी तो कभी कभार हमें भी साथ में ले लें अपनी पोटली के अंदर। तुम्हारे कहाँ? यूक्रेन? नहीं भाई, ना, ना। कहता है आगे, इसलिए बोलते हैं हमेशा लाउड बोलना चाहिए। कहता है इट डज नॉट इंक्लूड, दुबई की जरूरत नहीं है मेरे को, दुबई में है कोई। इट डज नॉट इंक्लूड अदर चार्जेस। इट डज नॉट इंक्लूड अदर चार्जेस एंड टैक्सेस। तो हमें क्या करना है? एयर फेयर के अंदर डज नॉट इंक्लूड अदर चार्जेस और टैक्सेस हमें नहीं लेने। हमें तो बस क्या देखनी है? कमीशन। हमारे एयर ट्रैवल एजेंट को कमीशन कितनी मिल रही है? जो कमीशन मिल रही है उसका कितना निकाल लेंगे? 5%। डोमेस्टिक, इंटरनेशनल 10% निकाल देंगे, वैल्यू आ जाएगी, कहानी खत्म। उस वैल्यू के ऊपर जीएसटी आ जाएगा। तो अपने को तो बस यही काम करना है। 32-3 खत्म हो गया। 32-3 खत्म हो गया। 32-3 के बाद क्या करेंगे? 32-4। आ जाओ 32-4 में। एक बार देख लो इसको, एक बार इसे देख लो। बाहर ना गर्मी बहुत है भाई। मैं कल पूरे दिन बाहर था किसी काम से। आदमी के हालात ऐसे हो गए जैसे पिटाई करके आदमी घर गया हो गया। किसी ने पिटाई कर दी हो, बहुत मारा हो, बिल्कुल एकदम डंडों से। ऐसे हालात हो जा रहे हैं। 65,000 की कोई नहीं, करवा ले, बुक करवा ले हमारे। अतुल कह रहा लुट जाएंगे। फिर ये कोई डाउट तो, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं ना? एग्जाम्पल ले ले, फिर ये लक्ष्मी नगर के चौराहे पे होगा, ठीक है, कटोरा लेके मैं लुट गया। भाई का दुख किसी को शेयर करना हो तो वो भी साथ में आ सकता है।
आगे चले, चलो। कितना मजा आ रहा है हमें ना। रूल नंबर 32(4) के अंदर आकांक्षा नहीं आई आज, और आकांक्षा की फ्रेंड दीक्षा नहीं आई। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो कई लोगों का किसका बिजनेस है? अब निकल जाओ सपनों की दुनिया से बाहर, अब अपनी जिंदगी में ध्यान दो लाइफ के ऊपर। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, इसमें क्या होगा भाई? इसके अंदर 3 बातें होंगी। कितनी बातें इसमें? 3 बातें। पहली बात है सेविंग पॉलिसी करवाई हमने, सेविंग पॉलिसी। दूसरा है सिंगल एनुअल पॉलिसी। आपको पता होगा जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी भी होती है, एक बार पैसा दे दो बस कहानी खत्म। और तीसरी है हमारी खतरों के खिलाड़ी। सेविंग पॉलिसी में देखो क्या होगा, सेविंग पॉलिसी के अंदर क्या होगा? इसमें 2 बातें होंगी बच्चों। पहला इन्वेस्टमेंट और सेविंग। इंटीमेटेड टू पॉलिसी होल्डर, टू पॉलिसी होल्डर। कह रहा है इन्वेस्टमेंट और सेविंग इंटीमेटेड टू पॉलिसी होल्डर। तो इसके अंदर वैल्यू कैसे निकलेगी? इसके अंदर वैल्यू आती है ग्रॉस प्रीमियम माइनस में इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और सेविंग इंटीमेटेड टू पॉलिसी होल्डर। इन्वेस्टमेंट और सेविंग इंटीमेटेड टू पॉलिसी होल्डर। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, देखना ध्यान से। और वैल्यू कैसे आएगी? ग्रॉस प्रीमियम माइनस इन्वेस्टमेंट। लिख लो तो मुझे डन कर देना। डन है, वेरी गुड। तो जो भी हम अपनी लाइफ का क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है वो सारा पैसा क्या करती है? मार्केट में इन्वेस्ट करती है। वो सारा पैसा क्या करती है? मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करती है। सारा इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत तो बचाती होगी, रफली मतलब सारा कर देती है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर देती है। तो अगर आपकी सेविंग पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी होल्डर को इंटीमेट कर रखा है। मैंने पॉलिसी कराई 1 लाख रुपए की, मतलब हर महीने मुझे कितने पे करने हैं? 1 लाख रुपए। उन्होंने लिखा हुआ है 1 लाख में से 60,000 इन्वेस्टमेंट के हैं और 40,000 आपके सेविंग है। 40,000 आपका सेविंग है पैसा और 60,000 रुपये आपका क्या है? इन्वेस्टमेंट है। मतलब 60,000 रुपये हम लोग स्टॉक मार्केट में लगाया करेंगे, उसके ऊपर जो ग्रोथ मिला करेगी वो आपकी पॉलिसी के अंदर आपकी पॉलिसी की ग्रोथ में इंक्रीमेंटल हो जाएगी। बाकी जो पैसा सेव है उसका तो हम फिक्स बता रहे हैं, आपको इतना मिलना ही मिलना है। होता है ऐसे, जिन्होंने करा रखी होगी उनको पता होगा, ठीक है ना। कुछ पॉलिसी मार्केट से लिंक होती है, कुछ क्या है लिंक होती ही नहीं है। तो हमें ये पता है अब कितना पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट में है। तो 1 लाख में से कितना इन्वेस्टमेंट में? 60,000 में। ग्रॉस प्रीमियम कितना है हमारा? 1 लाख। 1 लाख का प्रीमियम था जिसमें से 60 इन्वेस्टमेंट हो गया, तो हमारी वैल्यू कितनी? 40। उस 40 को हमारी वैल्यू मान लिया जाएगा। जीएसटी 40,000 के ऊपर आएगा। सिंपल, एक लाइन में बोले तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हटा दो, जितने का आपका प्रीमियम है उसमें से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हटा दो, कहानी खत्म। और एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन आएगा, साफ साफ लिखा होगा सेविंग पॉलिसी है, इतना हमारा पैसा ग्रॉस प्रीमियम है और इतना हमने इन्वेस्ट किया है, वैल्यू बता दो।
आंसर निकाल लेना, नमस्ते लंदन हो जाएगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट जो है नॉट इंटीमेटेड, आपको नहीं बता रखा कितना पैसा क्या होगा आपका, इन्वेस्टमेंट में है टू द पॉलिसी होल्डर, PH का मतलब पॉलिसी होल्डर, तो उसको नहीं बता रखा है कि कितना पैसा उसका क्या है इन्वेस्टमेंट का है, तो उस केस में क्या करेंगे? अगर उसको ये नहीं बता रखा कितना पैसा इन्वेस्टमेंट में है तो उस केस के अंदर बोला गया फर्स्ट ईयर जो पहला साल होगा उसके अंदर वैल्यू कैसे निकालेंगे? 25% ले लेना प्रीमियम का, जो भी आपका प्रीमियम आपसे चार्ज किया जा रहा है उसका 25% ले लो। कितना प्रीमियम ले रहे थे? 1 लाख, 1 लाख का कितना ले लेंगे? 25% कितना आ जाएगा? 25,000 रुपये, तो 25,000 रुपये वैल्यू हो जाएगी। और सेकेंड ईयर क्या होगा? सेकेंड ईयर क्या होगा? 25 का आधा, 12.5% प्रीमियम। और इस पूरे के लिए एक नोट है, इन दोनों पॉइंट के लिए एक नोट है, और वो नोट क्या है? इफ दिस ऑप्शन इज एक्साइज्ड, चलो रहने दो, लिखवाऊं या नहीं लिखवाऊं? लिखवा देता हूं, यूज कोई नहीं है प्रैक्टिकली आपके एग्जाम के लिए। इफ दिस ऑप्शन इज एक्साइज्ड इट कैन नॉट बी विड्रॉड, इट कैन नॉट बी विड्रॉ, इट कैन नॉट बी विड्रॉन इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। तो सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक बार आपने ऑप्शन एक्साइज कर लिया, किसने? इंश्योरेंस कंपनी ने, या तो ऑप्शन 1 या तो ऑप्शन 2, एक बार एक्साइज हो गया, वो दोबारा विड्रॉ नहीं हो सकता, वो दोबारा विड्रॉ नहीं हो सकता। ठीक है जी। क्या सीखने को मिला एक बार? अगर कोई क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, किसका बिजनेस कर रहा है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का बिजनेस कर रहा है। सर 3 तरीके की पॉलिसी होती है, एक सेविंग पॉलिसी होती है। सर सेविंग पॉलिसी में क्या होगा? 2 ऑप्शन होंगे, या तो इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है हमारा प्रीमियम का पैसा वो क्वेश्चन में बता रखा होगा, या तो क्वेश्चन के अंदर नहीं बता रखा होगा। अगर क्वेश्चन में ये बता रखा है कि कितना पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो ग्रॉस प्रीमियम में से वो पैसा माइनस कर लो, वैल्यू निकल के आ जाएगी, कोई डाउट ही नहीं है। दूसरी तरफ क्या कह रहा है? अगर आपको पैसा नहीं पता है कितना इन्वेस्ट हो रहा है, जो आपका प्रीमियम है उसका क्या करो? पहले साल 25% ले लो, दूसरे साल 12.5, फिर हर साल क्या हो जाएगा? वो सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स 12.5 12.5 ही चलता रहेगा। कह रहा है एक बार ये ऑप्शन एक्साइज होगा, सेम ईयर में नहीं बदल सकते। एक बार इंश्योरेंस कंपनी ने ऑप्शन 1 ले लिया तो पूरे साल ऑप्शन 1 ही चलेगा उस पॉलिसी के अंदर। ऑप्शन 2 में आ गए तो पूरे साल ऑप्शन 2, नेक्स्ट ईयर से चेंज हो जाएगा। तो थ्योरेटिकली कोई क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा पेपर में, ये चक्कर है। मतलब दूसरी पॉलिसी कौन सी थी? सिंगल वाली। मेरे पास स्पेस नहीं है वरना मैं यहीं पे लिखता, आप लिखो सिंगल वाली में क्या है। सिंगल वाली में क्या है? सिंगल एनुअल पॉलिसी। इसके अंदर जो वैल्यू लेनी है बहुत आसान है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। 10% लेना है ऑफ सिंगल प्रीमियम का। तो जो भी आपसे सिंगल प्रीमियम चार्ज किया गया है उसका कितना परसेंट ले लो? 10%। आपने एक बारी में कितने पैसे दिए? 10 लाख। 10 लाख का 10% 1 लाख, वो वैल्यू है, उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। पेपर में इन तीनों में से कोई सा भी आ जाएगा, 100% आ जाएगा।
लास्ट कौन सी पॉलिसी थी? देखा जाए तो वो तो करने की जरूरत ही नहीं है असली में, इसलिए उसमें सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 लग रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी, वैल्यू इज डिटरमाइन बाय सेक्शन 15 सब सेक्शन 1। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे डिटरमाइन करनी है? सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 के थ्रू आपको क्या करनी है? वैल्यू डिटरमाइन करनी है। अब जो कराने, ये खत्म हो गया इंश्योरेंस वाला। अब जो कराने जा रहा हूं, ऐसा लगता है कि पेपर में ये देना चाहिए, और पेपर में इसको देंगे तो बच्चों को बड़ी दिक्कत हो सकती है। और वो क्या है? सिंप्लीफाइड अप्रोच, रूल 32 सब रूल 5, सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स और आपके पास एक ब्रह्मास्त्र यहाँ पे दे रखा है, ये चार्ट सभी के पास है, तो इसको यहीं से करेंगे, इसको यहीं से करेंगे। आपके पास क्या है? कार, निकाल लो। ये जो आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 7, उसके सेकंड लास्ट 2 पेज से पहले, जो चैप्टर नंबर 7 है उसके सेकंड लास्ट 2 पेज से पहले ये चार्ट। आई थिंक मिल गया होगा सभी को। तो देखो शिखा क्या कह रहा है। अच्छा, आपके पास कार है और आप कहाँ जा रहे हो? डीलर के पास। और डीलर से जाके क्या कह रहे हो? ये 10 लाख की गाड़ी मुझे दे दो। ये एक गाड़ी है 10 लाख की, कार है ये, ठीक है ना, 10 लाख की। और ये गाड़ी आप डीलर से मांग रहे हो, और डीलर को क्या लेके जा रहे हो? अपनी ओल्ड। और ये कौन सी है? न्यू। लाइटें बेटे ऐसे निकली हुई बाहर, आ गई बात समझ में? तो मुझे बताओ सितेश, आपकी ओल्ड गाड़ी है ये 10 लाख की, हाँ, आपकी पुरानी गाड़ी की वैल्यू उन्होंने लगाई है 4 लाख। तो अब आप कितना देके आने वाले हो? 6 लाख। ये ट्रांजैक्शन B2 क्या है? C की ट्रांजैक्शन है, यस और नो? जब आप बेचोगे आप कोई इनवाइस बनाओगे? मैं बनाता हूँ इनवाइस, GST में जाता हूँ पहले रजिस्ट्रेशन कराने। नहीं, आप कोई इनवाइस कुछ नहीं बनाने वाले। जब वो खरीदेगा, जब वो आपसे खरीदेगा तो बस वो एक बना लेगा कि भैया मैंने आपसे क्या किया है, इतने में गाड़ी खरीदी है। वो गाड़ी की RC ट्रांसफर करने वाला, बस वो कागज बनेंगे और कुछ नहीं। आ गई बात समझ में? और जब डीलर आपको बेचेगा तो आपको भी पता है कि GST किसके ऊपर लगाएगा? 10 लाख के ऊपर। बताया था मैंने, GST किसके ऊपर लगा देगा? 10 लाख के ऊपर GST लगा देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये चेक करो, गुड्स रीपोजिशन का तो केस नहीं है। गुड्स रीपोजिशन का केस कब होता है? जब बोरोअर क्या करता है? डिफॉल्टर बन जाता है। असली में बोरोअर ने जो कार खरीदी थी वो किस पे खरीदी थी? लोन पे। और लोन पे जब आपने गाड़ी ली होती है तो आपकी RC में किसका नाम लिखा होता है? जिससे लोन लिया है वो उस फाइनेंसर का नाम लिखा होगा, HDFC बैंक। कभी भी किसी की भी गाड़ी की RC देख लेना, वो कहे ये गाड़ी मेरी है तो उसको बोला हाँ तेरी है, RC तो दिखा एक बार। वो उसके लिए थोड़ी ना मना करे तेरी गाड़ी। हम ये देखना चाहते हैं कि मतलब चोरी भी नहीं कर रहे तेरी RC, ठीक है ना? मतलब किसी से ऐसे RC मांग लो तो कई बार डर जाता है कोई, RC मांग ली मेरी। तो उसमें बस आप चेक कर लो बैंक का नाम तो नहीं लिखा। अगर बैंक का नाम लिखा है तो वो गाड़ी क्या है? फाइनेंस्ड है। और कई बार बोरोअर क्या कर सकता है? डिफॉल्टर हो सकता है, शायद पैसे पे ना करे। फिर उस केस में क्या होगा? उठा ले जाएंगे। गाना चलेगा ना, आपकी गाड़ी को उठा ले जाएंगे। कौन? रिकवरी एजेंट। यस और नो? यस और नो? यस। आ गई बात समझ में? ऐसे तो फिर क्या है, गाड़ियां खरीदते रहो, कभी 10 लाख की, कभी 40 लाख की, और 1-1 लाख रुपए दे के आ जाओ, फाइनेंस करवा लो बैंक से। बस बैंक एक बार फाइनेंस कर ले, तो फाइनेंस करने के लिए किसको
खिलाना पिलाना है मैनेजर को, बैंक है ना, मान लिया। और इन सब ने यही तो काम किया, नीरव मोदी 11,000 करोड़ पता नहीं कितने हजारों करोड़ का फ्रॉड कर लिया भाई। हम तो छोटा कर रहे हैं। किसी के है अंदर कि मुझे भी फ्रॉड करने लाइफ में कुछ, ठीक है, कोई ऐसा खुरापाती है? ये गुप्ता जी करेंगे, कह रहा वो 11,000 करके गया था, मैं 22,000 का करके जाऊंगा। तो डिफॉल्टिंग बोरोअर हो सकता है या नहीं? यस और नो? अभी हम क्या केस लेके चलेंगे? नो। पहले इधर चलना है, इधर पहला स्टेप इधर चलना है, ठीक है। ये दूसरा स्टेप है, ये कहानी का पहला पार्ट, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 जब तक नहीं देखोगे पार्ट 2 में नहीं आ सकते। यस नो? पार्ट 2 देखने बैठ गया सीधे, समझ में नहीं आएगा। जब पार्ट 1 में आओगे तो फिर क्या चेक करना है? आईटीसी लिया या नहीं लिया। वो जो भी डीलर है, राज डीलर, अवनी मोटर्स, जो भी डीलर है उनका चेक करो कि उनको आईटीसी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इन जनरल आईटीसी नहीं मिलता होगा, बोलो क्यों? B2C ट्रांजैक्शन हो रही होगी, आईटीसी मिलेगा कहां से? उसकी इनवाइस ही नहीं है। तो सेल वैल्यू आपके पास होगी, ठीक है ना। उसने कितने में बेची? 4 लाख में। परचेस वैल्यू उसने खरीदी कितने में थी, वो भी होगा वहां पे। आ गई बात समझ में? अब देखो यहां पे क्या कह रहा है। ओ सॉरी गलत कर दिया मैंने। सेल उसने कितने में की है? 10 लाख में। और आपसे कितने में खरीदी? 4 लाख में। तो कितना आ गया? 6 लाख। तो कहता है उस केस के अंदर क्या करो, 6 लाख जो मार्जिन बनी है वो आपकी वैल्यू मानी जाएगी। वो आपकी क्या मानी जाएगी? वैल्यू मानी जाएगी। और अगर आप क्या कर रहे हो, ये किसके लिए वैल्यू के लिए कर रहे हैं ये काम? ये डीलर के लिए कर रहे हैं, डीलर के लिए। आपको तो कितने में इनवाइस काटना है उसने? 10 लाख के ऊपर। आपकी तो नई गाड़ी जो मिलेगी वो आपका 10 लाख पे इनवाइस काटेगा, उसको जो डीलर को अपने लिए वहां पे टैक्स कैलकुलेट करना है, तो वो यहाँ पे मार्जिन के ऊपर कैलकुलेट करेगा 6 लाख के ऊपर। और अगर वो आईटीसी क्लेम कर रहा है तो पूरी सेल वैल्यू के ऊपर क्लेम कर लेगा। तो ये डीलर चेक करना पड़ेगा। अगर डीलर आईटीसी ले रहा है, चाहे B2C ट्रांजैक्शन हुई है, पर अगर डीलर क्या कर रहा है? आईटीसी ले रहा है, तो सेल वैल्यू ही हमारी क्या होगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगी। इसी को वैल्यू जीएसटी विल बी लेविड ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। समझ में आ गया? तो एग्जाम में क्या करना है? सेकंड हैंड गुड्स के अंदर ये चेक करना है डिफॉल्टर बोरोअर है या नहीं है। हम मान के चल रहे हैं नहीं है, फिर क्या चेक करना है? आईटीसी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो सेल माइनस परचेज जो आएगा वो वैल्यू, अदरवाइज सेल टीवी, मतलब कि वही हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, उसी के ऊपर जीएसटी आ जाएगा। समझ में आ गया होगा? और अगर एक मिनट, और अगर यस आ गया तो अगर डिफॉल्टर क्या कर रहा है? डिफॉल्ट कर रहा है तो परचेस वैल्यू कितनी है? 4 लाख। नहीं सॉरी, ये 4 लाख। ये परचेस वैल्यू किसकी लेनी है? जिसने बायर ने खरीदी थी। बायर ने कितने में खरीदी थी वो गाड़ी? जो भी खरीदी होगी 8 लाख में, जो भी खरीदी होगी, माइनस में कर देना 5% पर क्वार्टर। ये याद रखना, यहाँ पे एक चीज खतरनाक है, 5% पर क्वार्टर का मीटर कहां से स्टार्ट होगा? डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ डिस्पोजल तक। ये लिख लेना, डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ डिस्पोजल। जब आपने वो गाड़ी खरीदी, खरीदने से लेके बेचने तक का क्या करोगे? माइनस कर दोगे 5% पर क्वार्टर। समझ गए? निकाल लोगे कितने क्वार्टर हो रहे हैं। क्वार्टर समझ रहे हो ना कौन सा है ये। और अगर ये क्या हुआ, पार्ट ऑफ द क्वार्टर हुआ, तो फुल क्वार्टर ट्रीट कर लिया जाता है। पार्ट ऑफ द क्वार्टर फुल क्वार्टर ट्रीट कर लिया जाता है। हाँ जी पूछो। वो असली में क्या है, यहाँ पे दूसरी एजम्पशन लेके चल रहा है कि ये B2B ट्रांजैक्शन की होगी। हम कस्टमर ही सोच के चल रहे थे हर जगह। कई बार ऐसे भी डीलर होते हैं जो आगे क्या करते हैं, आप समझ गए, हमसे खरीदे, समझ गए होंगे, हमसे खरीदे और फिर आगे और बेच दिए। तो ये करोल बाग चले जाओ आप, करोल बाग में बहुत मिलेंगे आप। जब जैसे आपकी बाइक बाहर खड़ी हुई स्कूटी, तो गायब हो गई थोड़ी देर बाद, फिर उसका टायर कहीं चला गया, ठीक है, जो भी ये सब हैंडल लाइटें सब चेंज कर देते हैं।
फिर एक नई स्कूटी बना के फिर बेच देते हैं। वो तो एक अलग काम है, पर वो एक अलग काम है। तुम मेरे किसी की गाड़ी या स्कूटी या कुछ चोरी तो नहीं हुआ? कभी किसी की कोई चोरी हुई है? साइकिल चोरी हो गई थी? नहीं नहीं बिल्कुल। ओ भाई, कहाँ रखी थी? पूजा पूजा ढंग से नहीं हुई थी, मंत्र ढंग से नहीं पढ़े गए थे, पंडित को पकड़ना था। ठीक है ना? पढ़ लो इसको। मेरी शक्लें देखने लग जाते हो, पढ़ लिया करो इसको। हाँ बेटा, 32/6 अभी 7 भी है। सिस्टी, अब ये क्वेश्चन कर लेना बेटा। आप वो डायमंड ग्रुप में हो आप? आपने भेज दिया था मुझे आंसर, सीपीसी भेजो। पता है आ गया था। ये सारे एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके एमसीक्यू की तो धज्जियां ऐसी उड़ जाएंगी। 32/6 में आ जाओ। 32/6 क्या है भाई? चलो दोबारा से बातें बंद। 32/6 में आ जाओ। 32/6 क्या है? वाउचर। कभी मिले तुम्हें वाउचर, कूपन किसी के? गुड। जिसको मिले अच्छी बात, जिसको नहीं मिले वो दे दे। इसका बड़ा आसान है। इसमें वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? देख हर्ष, इसमें वैल्यू कैसे निकालेंगे? लिख लो यहीं पे, वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो भी मनी वैल्यू होगी, जो भी मनी वैल्यू होगी, किसकी? गुड्स की, सर्विस की या बोथ की, तो उस वाउचर से, उस कूपन से क्या खरीदने को मिलेगा? गुड्स, सर्विस या बोथ। यस और नो? तो वो आपको वाउचर मिला हुआ है, आप उससे गुड्स परचेज कर सकते हैं। कह रहा है जिस वैल्यू पे आप रिडीम कराओगे वो वैल्यू मान ली जाएगी। तो रिडीमेबल अगेंस्ट सच गुड्स सर्विस बोथ। भाई उसकी क्या मनी वैल्यू ले जिसमें वो क्या होगा? रिडीमेबल होगा। अगेंस्ट सच, वही आपके पास क्या है? कूपन है, टोकन है, वाउचर है या कोई स्टैंप है? स्टैंप भी तो लगा देते हैं, 10 रुपए की स्टैंप ले, 20 रुपए की स्टैंप, वैसी स्टैंप। हाँ वो ऐसी करके वो वाइट सा पेज, उसके ऊपर स्टैंपिंग कर दी। मॉल तो आप लोग तो जाते ही रहते होंगे मेरे ख्याल से, तो आप बैठ के खाना भी खाते रहते होंगे। आजकल बिल देते हैं वो लोग। हाँ, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो गया ना, बट कहीं कहीं पे किसी किसी मॉल के अंदर आपका नंबर ले लिया जाता है, आपके मोबाइल पे वो आ जाती है, बिल आ जाता है। अब 2 महीने कहीं नहीं जाना, किसी की बर्थडे पार्टी नहीं, किसी का कोई जागरण नहीं, अपना बर्थडे नहीं, किसी की मैरिज नहीं, सब बंद भाई साहब। अपनी फैमिली में भी हो तो भी मत जाना, बाकी अपनी तो किसी की होगी नहीं, ठीक है ना, तो भी मत जाना। कहानी खत्म। बर्थडे उस दिन सेलिब्रेट होगा, अब जिस दिन रिजल्ट आएगा।
ऐसे क्या है? कोई स्टैंप है? आ, और 32(7) तो कुछ भी नहीं है। 32(7) क्या कहता है कि अगर आपकी क्या हुई है, डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन हुई है, तो उस केस में क्या होगा भाई? गवर्नमेंट, ये पेपर में नहीं आएगा, लिख लो, ये एग्जाम में आना ही नहीं। सर रहने दो, फिर करना ही किस लिए? ऐसे ही बता रहा हूं, बस सुनो और भूल जाओ। तो गवर्नमेंट नोटिफाइड कर दे, गवर्नमेंट नोटिफाइड कर दे, तो गवर्नमेंट जो नोटिफाइड करेगी वैल्यू, वही वैल्यू हम यहां पे लेने वाले। और गवर्नमेंट ने यहां पे एक चीज बोली हुई है कि अगर आप आईटीसी अवेल कर रहे हो तो आपकी वैल्यू क्या मानी जाएगी? नील मानी जाएगी, आपकी वैल्यू नील मानी जाएगी। मुझे लगता है इसके आगे कुछ नहीं है। एक रूल है 33। ओ ये तो मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है, पेपर में आएगा, आएगा आएगा, इसका टाइम आएगा। प्योर एजेंट, प्योर एजेंट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लें एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। प्योर एजेंट समझते हो सारे बच्चे? इसकी एक कहानी सुनाते हैं आपको। आप गाड़ी चला रहे थे अपनी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई सा भी, और उसका टायर हो गया पंचर, और क्लास के लिए आ रहे थे आप। बड़ा खतरनाक काम हो जाता है। कहाँ गई वो स्कूटी वाली? तो बड़ा खतरनाक काम हो जाता है, यस और नो? और ट्यूबलेस टायर नहीं है, मान लो ऐसी, थोड़ा टाइम पुराना चल रहा है अपना, ट्यूबलेस टायर नहीं है। अब तो क्या होगा, ट्यूबलेस होते हैं तो वो हवा डाली वैसे ही हो गया, निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, पता है ना? हाँ। तो भाई साहब अब मान लो कि ट्यूब वाला टायर है और वो बंदा रोड पे बैठा हुआ है, उसका बस काम क्या है, पंचर लगाना। ट्यूब तो है नहीं उसके पास, अब क्या करेगा? आपसे बोलेगा कि मैडम या सर मेरे पास ट्यूब नहीं है, पर मुझे पता है ये गोल चक्कर है वहाँ मिलती है और 500 रुपये की मिलेगी, मान लो 500 रुपये की मिलेगी। आपसे तो, आपके तो बस की है नहीं उस गोल चक्कर में जाना। क्यों? बीच में हाईवे आ रहा है, वो पार करना है, उसका तो डेली का काम है। उधर से कल्लू को बोलेगा, कल्लू बीच में मिल जाएगा, दे देगा उसको। आपका तो कोई कल्लू है नहीं दोस्त। आ गई बात समझ में? तो कहानी कुछ समझ में आ रही है? तो आप क्या कहोगे, भाई तू ही लेके आ जा, जो भी बार्गेनिंग करोगे और तू ही लेके आ जा। अब जब वो बंदा, ये ऐसी फेक एग्जाम्पल है हाँ सारा, कोई कल्लू नहीं है उधर और कोई इधर, पंचर नहीं हुई है। तो ये जो बंदा है पंचर लगाने वाला, मान लेते हैं कि ये टैक्स इनवाइस बना रहा है। कौन कह रहा है ये जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा? कहाँ रजिस्टर्ड होगा बेचारा? पर जो पेट्रोल पंप वाले हैं आपने देखा होगा, पर आपने कभी बिल मांगा नहीं असली में। पेट्रोल पंप में भी पंचर लगता है, अगर आपको पता हो, फ्री में है। क्या बात। अच्छा पेट्रोल, अगर वो कह रही मेरे को बता दो मैं जाया करूंगी, बताओ है? वो कहे पंचर लग जाएगा, इसके यहाँ लगता है, तेरे पंचर होना गाड़ी इसके यहाँ लेके जाइयो, सर पे उठा चलो देखो तो वो टैक्स इनवाइस बनाएगा, अपने पंचर के कितने पैसे ले लेगा, मान लो 100 रुपये, मान लो वैसे 50 रुपये का लगता है, मान लो 100 रुपये, और जो ट्यूब लगाई उसके कितने ले लिए, 500, 600 रुपये हो गए वैल्यू। आपको ये बताना है जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा, 600 पे, 100 पे, 500 पे, या किसी पे भी नहीं? बोल दो जल्दी से, सिंपल है क्वेश्चन, तो किस पे लगेगा अतुल? 100 वाला कौन है? 100 वाला सही कह रहा है लड़का,
अबे 100 पे उसने तो जो अपनी सर्विस दी है वो 100 रुपए की दी है, 500 रुपए की उसने थोड़ी ना दी है, उसका तो काम ही नहीं है। समझे कुछ? अब देखो इसका बेस्ट एग्जांपल आपसे लेते हैं। जब आप सीएस बन जाओगे तो आप क्या करने वाले हो, बोलो? कंपनी में जाने वाले हो, कंपनी की जाके आप भी ऑडिट करते हैं, ठीक है ना? कंप्लाइंस सर्टिफिकेट इशू करोगे तो आप एक कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हैं, तो कंपनी पता है क्या करती है? आपकी गाड़ी का जितना खर्चा होगा आपका, अगर खुद की गाड़ी है तो सारा फ्यूल वूल सब मिल जाएगा भाई, तो सैटरडे संडे तो हम अपना घूमने जाते हैं और बाकी कंपनी का काम ऐसे ही होता है। या वाइफ को बोल देते तू साथ में चल, बाहर गाड़ी खड़ी होगी तू निकल लियो, शाम को आना घूम फिर के अकेले। आ गई बात समझ में? तो उसके बाद क्या होगा, जो भी सारा खर्चा होगा वो सारा मैं रीइंबर्स करा लूंगा, वो सारा खर्चा मैं क्या करा लूंगा, रीइंबर्स करा लूंगा। सही है या नहीं है? चलो है, मस्त प्लानिंग है। तो इस केस में क्या होता है, जो कंपनी सेक्रेटरी है उसे फ्यूल के तो खर्चे मिलते मिलते हैं, और सुनो और क्या खर्चे मिलेंगे उसे, खाने पीने। अगर होटल वाली किसी कंपनी का आप ऑडिट में हो तो उसमें बड़ा मजा आता है। होटल, यहाँ से ना हम लोग हिमाचल गए, हिमाचल जाके ऑडिट भी हुई और उस होटल में भी रहे। अब होटल में खा पी रहे हैं और होटल वाले भी पता है आपको क्या करते हैं, आपको रियल, ये वाला तो रियलिटी एग्जांपल बता रहा हूँ, वो उनको पता है कि ये लोग मेन लोग हैं, वो पहले ही बता देते हैं कि सर मैडम हमने आपके लिए मूवी टिकट बुक करवाया। ये रियलिटी में बता रहा हूँ, ऐसा होता है। और फिर क्या होगा, आप अपना काम जल्दी खत्म करके निकल जाओगे, बाकी तो ट्रेनी काम कर रहे होंगे ना, और आप अपना काम हस्बैंड वाइफ जल्दी से काम करके चले गए मूवी देखने के लिए। 4 बजे का शो है, लंच के बाद का ही शो होता है हमेशा। आ गई बात समझ में? और लंच के बाद का शो है, आप जा रहे हो, फिर मूवी देखने के बाद कौन आ रहा है ऑफिस, और ऑफिस भी क्या आना है, उसी तो होटल में ऑफिस बना रखा है हमारा। ट्रेनी भी तो कहाँ रुके हुए हैं, उसी होटल के अंदर। तो वो सारा खर्चा कौन कर रहा है, कंपनी। तो क्या वो सारा खर्चा ऐड करके जीएसटी चार्ज होता है? यस, वो तो सारा खर्चा ऐड करके चार्ज होगा जीएसटी। बातें कुछ समझ में आ रही? पर अगर इसके अंदर आपने नहीं, आप गोवा गए, गोवा में मान लो कोई होटल है और आपने कहा चलो यहाँ एक बाइक ले ले, वहां बाइक राइड पे मिल जाती है, आपने चलो एक बाइक ले लेते घूमने फिरने के लिए, और उसका पैसा किससे रिइंबर्स करा रहे हो, कंपनी से, तो वो बिल पे चार्ज नहीं होगा ना। कंपनी का ये काम थोड़ी ना तुम ऑडिट करने आए हो एक बाइक दे देते तुम्हें घूमने फिरने के लिए। आ गई जी बात समझ में? तो ऐसे मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं बाई चांस, पर इतने नहीं बनेंगे। चलो समझ में आया या नहीं आया? तो इसके अंदर कहता है पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसका एक एग्रीमेंट होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। और आप नाइदर इंटेंड, मतलब कि आपके पास कोई टाइटल ही नहीं है कि आप टायर बेच रहे हो, ट्यूब बेच रहे हो, आपके पास कोई टाइटल है ही नहीं। एंड डू नॉट यूज, आपका खुद का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, आपका भी खुद का कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। पता लग रहा है उस ट्यूब के अंदर आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है कि उस 500 में से 100 रुपये मेरे हैं, तो फिर तो भैया आप प्योर एजेंट कहाँ से रह गए। प्योर एजेंट का मतलब क्या होता है, आप मेरे लिए कोई काम करते हो इंडिपेंडेंट बेसिस के ऊपर, है ना, जिसमें ना मेरा कुछ इंटरेस्ट ना आपका कोई इंटरेस्ट। भाई मैं रहता हूँ द्वारका और ये लड़का भी द्वारका से आता है लक्ष्मी नगर, तो मैंने इसको बोल दिया यार मेरे लिए ना लक्ष्मी नगर से कुछ लेके आ जाना, इंस्टीट्यूट के पास ही है, लेके आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, क्या करना है उसे। मैंने ये थोड़ा ना 100 किलो का कोई सामान है उठा के ले आई हो। तो बस ये आपको 4 कंडीशन है, बस याद, जो भी एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ होगा उसी को वैल्यू माना जाएगा, उसी को वैल्यू माना जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है बाकी ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल पक्का पढ़ लेना। अरे ये कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम्पल यहाँ पे तो सीएमए का लिखा है या कंपनी सेक्रेटरी का लिखा है, जो भी है जिसका भी लिखा है एग्जाम्पल आपको भी अच्छा जैसे होता है कंपनी सेक्रेटरी है, आरओसी से बहुत काम होते हैं, यस और नो, तो कुछ आपने पैसे उसे आरओसी के क्या है पे कर दिए, तो वो कंपनी से ले लोगे नहीं ले लोगे, तो वो तो सारा खर्चा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। चैप्टर इज ओवर। तो एक ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, नहीं JIGL कर देंगे, फिर ये चैप्टर आ जाएंगे दोबारा, ठीक है, फिनिश कर देंगे इसको, ये आपका फिनिश ही हो जाएगा। तो कब मिलेंगे हम लोग, उसके बाद कोई ब्रेक नहीं होगा, 11 बजे मिलेंगे, 11 बजे मिलते हैं, 11 बजे मिलते हैं।
11:10 तो लेट हो जाएगा ना, 11 बजे बहुत सही है। बाकी मजा आ गया सभी को? मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। ऑनलाइन वाले बच्चे